वेलकम टू लर्न हब। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 8। टॉपिक हमारा है द ज्यूडिशरी। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर द ज्यूडिशरी। ज्यूडिशरी यानी कि न्यायिक व्यवस्था। तो यहाँ पर हम देखेंगे द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया का जुडिशियल सिस्टम जो है कैसा है, उसका काम क्या है, उसके राइट्स क्या हैं, अपॉइंटमेंट किस तरह से होती है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जुडिशरी होती है उसका काम यहाँ पर क्या है। उसका काम है लोगों को न्याय दिलाना, इसके अलावा लोगों के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रोटेक्ट करना। इसीलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए कहा जाता है कि जो हमारा जुडिशरी है वो क्या है, उसकी गार्जियन है। यानी कि जुडिशरी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन है। क्यों? क्योंकि वो उसको प्रोटेक्ट करती है। अगर कोई उसका वायलेशन करता है, वो चाहे गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या आम नागरिक हो, तो उसको पनिश किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ के गवर्नमेंट लेवल की। तो यहाँ पर देखा जाए, इंडिया में जो है फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम जहाँ पर पावर जो है वो क्या होती है, बटी होती है। यूनिटरी सिस्टम में किसी एक के हाथ में ही होती है, और पूरी संभावना तब ये होती है किसी एक के हाथ में ही पावर होने की कि तानाशाही होगी ही होगी। ठीक है, वो पर्सन जो है वो तानाशाही कर सकता है क्योंकि उसको कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ पर क्या है, फेडरल सिस्टम है जिससे कि तानाशाही जो है उसकी संभावना नहीं रहेगी। दूसरा ये कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चलाया जा सकेगा। भाई पावर जो है वो बटी हुई है, जब वो बटी है अलग अलग स्टेट में, तो एक पर्सन जो है वो एक पोर्शन को ही देखेगा तो ज़्यादा बेटर तरीके से देखेगा। अगर उसको पूरी कंट्री जो है वो चलाने को दे दी जाए तो वो उतना बेटर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर फेडरल सिस्टम के तहत गवर्नमेंट जो है वो दो लेवल में डिवाइड है। फर्स्ट जो है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड जो है वो है स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं गवर्नमेंट को फेडरल सिस्टम के तहत दो लेवल में बांटा गया है। तो क्या अगर हम कोर्ट सिस्टम की बात करें, वो भी बटा हुआ है, सिटीजन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखा जाए कोर्ट सिस्टम कैसा है, यूनिफाइड है, सभी के लिए एक है। सभी स्टेट में एक ही तरह से कानून जो है वो चलता है। अगर हम बात करते हैं कि क्या होता है कि मान लीजिए किसी स्टेट में किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया, ठीक है, अब उसके क्राइम की जो सजा होगी, सेम क्राइम अगर दूसरे स्टेट का कोई पर्सन करता है, ठीक है, तो उसके लिए भी वही सजा होगी, उसको भी उसी तरह से पनिश किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट सिस्टम जो है वो यूनिफाइड है। ऐसा नहीं है किसी एक स्टेट में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं वहाँ की पनिशमेंट ज़्यादा होगी और वहाँ की कम होगी, ऐसा नहीं है, यूनिफाइड है। और इस तरीके से हम देखते हैं जो जुडिशरी है वो क्या है, थर्ड ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट बनाती है। उसके पास इतनी पावर है कि थर्ड ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट बनाती है और वो इंडिपेंडेंटली काम करती है। थर्ड ब्रांच ऑफ पावर क्या है, ठीक है, थर्ड ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है, ठीक है, उसकी पहली ब्रांच क्या है, लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड क्या है, थर्ड जो है वो जुडिशरी। और इस तरीके से जुडिशरी जो है, ठीक है, वो स्वतंत्र होकर काम करती है। उस पे ये जो अदर टू ब्रांच हैं या कोई भी गवर्नमेंट कह लीजिए, उनका कोई कंट्रोल नहीं है। जुडिशरी जो है वो देखेगी भाई कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने कोई भी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पास किया है और वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं या फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका वायलेशन हो रहा है, तो फिर जुडिशरी को पूरा राइट है कि वो उस लॉ एंड ऑर्डर को कैंसिल कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिपेंडेंटली ये काम करती है। और साथ ही साथ इसका प्राइमरी रोल क्या है, प्राइमरी रोल है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सही तरीके से चलाना, एडमिनिस्ट्रेटर जस्टिस। ठीक है, ये इस तरीके से जो हमारी कह सकते हैं जो हमारी जुडिशरी है, जुडिशियल सिस्टम जो है वो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन ये किसी को नहीं करने देगा। ठीक है, तो गार्जियन है वो उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, अच्छा, लॉ कोर्ट की बात हम लोग करें, ठीक है, लॉ कोर्ट पे बात कर रहे हैं, तो इसको प्रेसिडेंट कौन करता है, इसको हेड करने का काम कौन करता है? तो इसको हेड करने का काम करते हैं हमारे जजेस। आपने देखा है जो भी कोर्ट्स होती हैं वहाँ पर
हेड कौन करेगा भाई? कहीं पर भी देखें हेड करने वाला जो होता है वो सबसे अपर पोस्ट पे होता है, तो यहाँ पर जजेस जो है वही हेड करते हैं। हियरिंग जब भी होती है तो आपने देखा होगा कि जो लॉयर है या फिर जो क्रिमिनल है वो तो डेट नहीं देते हैं, वो तो डिसीजन नहीं देते, ये सारा काम किसका होता है? जजेस का। तो यहाँ पर जजेस जो हैं वही इसको हेड करने का काम करते हैं। अब इंडिया में अगर हम देखें गवर्नमेंट के फॉर्म, ठीक है, कि गवर्नमेंट के लेवल जो है किन लेवल में इनको डिवाइड किया गया है, तो देखिए एक तो सबसे पहले आती है पंचायती व्यवस्था वगैरह की, वहां पर अगर जो संतुष्ट नहीं हुआ है फिर वो आता है कोर्ट सिस्टम। देखें तो यहाँ पर कोर्ट सिस्टम में 3 लेवल में इनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो कि निचली अदालत के नाम से जाना जाता है। निचली अदालत यानी कि ये लोअर कोर्ट है, ठीक है। सबसे पहले पर्सन जो है वो यहाँ पर जाएगा। अगर क्या होगा डायरेक्ट, देखिए एक सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उसके बाद आती है आपकी हाई कोर्ट, उसके बाद आती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो कोई भी पर्सन जो है कुछ मामलों को छोड़कर वो डायरेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं चला जाता है, पहले कहाँ जाते हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर कह सकते हैं इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो कि लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो भी डिसीजन होता है उसके उसका जो भी मैटर है उसमें, वहां पर अगर वो संतुष्ट नहीं होता है तो वो कहां पर जाता है? तब वो जाता है हाई कोर्ट, ठीक है। कहां जाता है? हाई कोर्ट जाता है, ठीक है। अब हाई कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया, ठीक है, उससे भी वो संतुष्ट नहीं है, तब वो कहां जाएगा? तब वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। कहां जाएगा फिर वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट अथॉरिटी के साथ होता है। अब जो ये डिसीजन दे देता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन मिल जाता है, ठीक है, उसके बाद ये नहीं होता कि आप हाई कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाएं, ठीक है। आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी है वो मानना ही पड़ता है। और बाई चांस अगर आपको लग रहा है भाई ये डिसीजन आपको लग रहा है कि आपके अकॉर्डिंग सही नहीं है, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग यानी कि जिन लोगों ने भी केस किया है, तो वो अब कहाँ जाएंगे? क्योंकि जो हमारी ये सुप्रीम कोर्ट है इससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं होती है। तब क्या होगा? तब फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में ही वो फाइल करेगा केस अपना, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा? री अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट जो है फिर उस डिसीजन को वो चेंज भी कर सकता है। कब? अगर उसको लगता है, किसी के भी दबाव में वो काम नहीं करता, अगर उसको लगता है तब वो चेंज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को पूरा राइट है कि हाई कोर्ट से जो भी डिसीजन हुआ है, अगर उसको लग रहा है ये गलत है तो उसको चेंज करने की भी क्षमता इनके पास होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है उसका एक फ्रेम हमने यहाँ पर देखा। चलिए बात करते हैं द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जिसके पास क्या सुप्रीम पावर होगी, है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है, या फिर हिंदी में भी देखिए तो सर्वोच्च न्यायालय। ये हमारे यहाँ की सबसे ऊंची न्यायालय है। क्या इसके ऊपर भी कोई और कोर्ट है हमारे यहाँ? नहीं, इसके ऊपर की कोई और कोर्ट नहीं है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है हमारी कंट्री की। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन भी है। कैसे? अगर कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता है, मान लीजिए किसी स्टेट या फिर कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा रूल, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पास कर दिया जिससे कि क्या हो रहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका वायलेशन हो रहा है, या इंडिविजुअल किसी भी पर्सन के द्वारा, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या कर सकती है? उस लॉ एंड ऑर्डर को कैंसिल कर सकती है, ठीक है। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर ऐसा पास हुआ जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ एंड ऑर्डर को कैंसिल कर सकती है, ठीक है। इसके साथ ही साथ किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो है, ठीक है, अगर इनका वायलेशन हो रहा है तो भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना डिसीजन देती है। सुप्रीम कोर्ट है कहाँ? तो सुप्रीम कोर्ट एक ही है, कहाँ पर? न्यू दिल्ली। जैसे हम लोगों ने अभी देखा हाई कोर्ट जो है वो लगभग हर स्टेट में होती है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंट्री में एक है। कौन सी? कहाँ पर? जो कि है न्यू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है, ठीक है, किन लोगों से इसके कंपोजिशन क्या है? तो कंपोजिशन में देखें ये कि हाईएस्ट पोस्ट जो होती है वो होती है जजेस की, ठीक है। इसे हेड करने का काम कौन करता है? इसको हेड करने का काम करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। तो चीफ जस्टिस हेड करते हैं, अदर जजेस यहाँ पर होते हैं। अब हम बात करते हैं कि करंट CJI कौन है। भाई ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर हम चीफ जस्टिस के बारे में देख रहे हैं तो करंट CJI कौन है? करंट CJI जो है उनका नाम है मिस्टर DY चंद्रचूड़ा, जिनका कार्यकाल जो था वो शुरू हुआ है नवंबर 22 से, ठीक है।
अब देख लेते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं इनको अपॉइंट कौन करता है। तो इनको अपॉइंट करने का काम होता है हमारे प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, लेकिन कैसे, पहले वो डिस्कशन करते हैं किसके साथ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, और फिर उस बेस पर डिसीजन लिया जाता है कि भाई किसको किसको अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, और उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट होता है। चलिए बात करते हैं क्वालिफिकेशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है? सबसे पहला, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो जरूरी है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, किसी भी हाई कोर्ट में वो एडवोकेट के तौर पर उसने काम किया हो, किसी भी हाई कोर्ट में एडवोकेट के तौर पर काम किया हो, या फिर, ठीक है, या फिर किसी भी 2 कोर्ट में एटलीस्ट 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो, या फिर, ठीक है, एक और यहाँ पर आपको मिलता है, दूसरा और यहाँ मिलता है, ठीक है, ये योग्यता या तो ये योग्यता या तो ये योग्यता, ठीक है, या फिर वो किसी भी हाई कोर्ट में एटलीस्ट 5 ईयर के लिए जज रहा हो, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा कि वो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट रहा हो। डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट, उसकी कुछ स्पेशल अचीवमेंट रही हो, लेकिन किसके ओपिनियन में, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, ठीक है, और किसी का ओपिनियन नहीं, अपने दोस्त का, अपनी फैमिली का, अपने कुलीग का, ऐसा ओपिनियन नहीं चलेगा। ओपिनियन किसका चलेगा, वो चलेगा यहाँ पर प्रेसिडेंट का, कि उनके ओपिनियन में वो डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट रहा हो। अब बात करते हैं हम लोग एज लिमिट की, क्या होनी चाहिए। तो एज लिमिट यहाँ पर 65, इससे पहले उनको उनके पद से, उनकी पोस्ट से रिमूव नहीं किया जा सकता, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो इनको रिमूव नहीं कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसमिस, ठीक है। हाँ, एक कंडीशन में 65 ईयर से पहले इनको हटाया जा सकता है। कब, जब ये प्रूव हो जाए, केवल आरोप नहीं, जब ये प्रूव हो जाए कि इन्होंने किसी के साथ मिसबिहेव किया है, जब प्रूव हो जाए इनकैपेबिलिटी, जब प्रूव हो जाए इम्पीचमेंट, कि इनके ऊपर कोई महाभियोग जो है वो लगा है, ठीक है, महाभियोग लगाया जाए, तो ऐसी कंडीशन में फिर इनको रिमूव किया जा सकता है इनके कार्यकाल से पहले, वरना अपना कार्यकाल कंप्लीट करते हैं। चलिए बात करते हैं पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की पावर के बारे में बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर होती है, चाहे क्रिमिनल केसेस है चाहे सिविल केसेस है, यहाँ पर इनके पास 3 पावर होती है, 3 तरह की पावर होती है। फर्स्ट जो होती है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होती है। अब ये क्या होता है आगे हम लोग समझते जाएंगे। फर्स्ट जो होती है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होता है, सेकंड जो होती है एपिलेट ज्यूरिडिक्शन होता है, एंड थर्ड जो होती है वो होती है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। इसको समझने के लिए हम इसके अगर नाम पर ध्यान देंगे तो उसी से हमें समझ में आ जाएगा कि 3 तरह की पावर जो है वो क्या है। चलिए बात करते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। फर्स्ट पावर ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या है कि कुछ ऐसे मामले होते हैं, जैसे हमने देखा कि पहले क्या होता है, अगर बिल्कुल छोटे लेवल पे ले लें कि भाई लोग जो हैं पहले कहाँ पर पहुँचते हैं, जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर मामला सुलझ गया तो ठीक है, नहीं तो वो पहुँचते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं, उसके बाद वो पहुँचते हैं हाई कोर्ट, उसके बाद पहुँचते हैं कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट। बट कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जो कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, ठीक है। कौन से ऐसे केस होते हैं जो कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, उसको हम लोग यहाँ समझेंगे। तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन यानी कि जो डायरेक्ट इनके पास पहुंच रहा है, ठीक है। चलिए, तो डायरेक्ट कौन से मामले, जैसे कि अगर जो यूनियन गवर्नमेंट और एक या एक से ज्यादा कोई स्टेट्स हैं, उनके बीच में किसी भी मामले को लेकर डिस्प्यूट है, उस कंडीशन में वो केस जो है वो डायरेक्ट इनके पास पहुंचता है, ठीक है। दूसरा, 2 या 2 से अधिक जो स्टेट्स हैं उनके बीच में किसी भी चीज को लेके, किसी भी मामले को लेकर डिस्प्यूट है, तब ऐसा हम देखते हैं ज्यादातर पानी वगैरह को लेके होता है, ठीक है, जो वाटर सोर्स वगैरह हैं इनको लेकर होता है कि ऐसे में स्टेट्स जो है उनके बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया कि जहां पर 2 या 2 से अधिक जो स्टेट्स हैं उनके बीच में डिस्प्यूट। नेक्स्ट, अगर गवर्नमेंट के द्वारा या इंडिविजुअल किसी भी पर्सन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता है तो ऐसे केसेस डायरेक्ट इनके पास पहुंचते हैं, ठीक है। फोर्थ, अगर किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनका वायलेशन होता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो केस होता है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है, इसको हम कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। चलिए बात करते हैं अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है
इसके सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है, ठीक है, इसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं होती है। तो अगर जिसको भी जो भी अपील करते हैं जो लोग भी, वो इससे ऊपर कहीं पर अपील नहीं कर सकते, यहीं पर री अपील कर सकते हैं, बट इससे ऊपर कोई अपील नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर है कि हाई कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजन लिए गए हैं उसकी वो समीक्षा करे, रिव्यू करे उसका, और उसके बाद उसको चेंज करने की भी पूरी पावर होती है किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। चलिए बात करते हैं एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल इशू है, ऐसे में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनसे एडवाइस देने को कहते हैं, उस मैटर पर जो भी इशू है उस पर एडवाइस देने को कहते हैं। फिर उसके बाद जो एडवाइस आती है, अब ये प्रेसिडेंट के ऊपर होता है कि जो भी एडवाइस मिल रही है उसको वो एक्सेप्ट करें या ना करें। तो ये डिसीजन किसका होगा? प्रेसिडेंट का। बट प्रेसिडेंट क्या करते हैं? इनको रिक्वेस्ट करते हैं एडवाइस करने के लिए। अब आते हैं रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन क्या है कि मान लीजिए कोई भी डिसीजन या ऑर्डर जो है वो दे दिया गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई डिसीजन या ऑर्डर दे दिया गया, ऐसे में एक टाइम के बाद लगा कि भाई यहाँ पर कुछ एरर है, कुछ कमी है, कुछ त्रुटियां हैं, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को पूरा राइट है कि वो क्या कर सकता है? एरर करेक्शन कर सकता है, उस गलती को सुधार सकता है, यानी अपने उस डिसीजन को चेंज कर सकता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का सेफ गार्ड या फिर कह सकते हैं गार्जियन होता है दो वे में। कौन से दो तरीके में? पहला, अगर मान लीजिए कोई लॉ या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो रहा है, वॉयलेशन हो रहा है, तो इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? तुरंत ही उस लॉ एंड ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है, ठीक है। अगर क्या हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो रहा है उस लॉ ऑर्डर से, तब वो उस और लॉ एंड ऑर्डर को कैंसिल कर देगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? फंडामेंटल राइट्स जो हैं किस तरीके से इन्फोर्स करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए वो रिट जारी करता है। रिट जारी करता है यानी कि ऑर्डर एंड डायरेक्शन जो है वो जारी करता है, ठीक है, ठीक है। इट कैन इश्यू रिट्स, रिट्स यानी कि ऑर्डर एंड डायरेक्शन जो है वो जारी करता है, किस चीज के लिए? कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो किस तरीके से इन्फोर्स करने हैं, लागू करने हैं। चलिए बात करते हैं स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, कि इनके पास कितना स्कोप होता है जुडिशियल रिव्यू के लिए, ठीक है, उसको समझेंगे। कि मान लीजिए कोई भी आदेश है, कोई भी कानून है, कोई भी आदेश है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर कुछ भी कानून जो है या आदेश जो है वो पास कर दिया गया, जारी कर दिया गया, और अगर सुप्रीम कोर्ट जो है उसे ऐसा लगता है कि ये जो भी आदेश या फिर लॉ है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर है, इससे क्या हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है, तो ऐसे में तुरंत ही वो उस लॉ एंड ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करता है? उनका एक और काम है कि रिकॉर्ड रखना, प्रिंट आउट्स रखना, किसका? जो भी केसेस हुए हैं, ठीक है, जो भी केसेस हुए हैं, जो भी डिसीजंस हैं, उन सब के प्रिंट आउट्स एंड रिकॉर्ड्स जो हैं वो रखे जाते हैं, किस लिए? फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फ्यूचर में कुछ ऐसा ही केस आता है, फ्यूचर में कुछ इससे रिलेटेड केस आता है, ठीक है, तो उसमें रेफरेंस के तौर पर ये काम करेगा, इसके लिए ये रिकॉर्ड्स जो हैं वो रखे जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे ही केस पहुंचते हैं मान लीजिए हाई कोर्ट में, तो वो हाई कोर्ट भी क्या करता है? इससे रेफरेंस लेता है। चलिए बात करते हैं द हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट से जस्ट नीचे की कोर्ट होती है। हर स्टेट की अपनी हाई कोर्ट हो सकती है, यानी कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट हो सकती है। जो हाई कोर्ट होती है ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है किसकी? स्टेट की। अभी हम लोग देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो कंट्री की हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, वहीं पर हाई कोर्ट जो होती है वो स्टेट की हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है, ठीक है। यानी स्टेट में सबसे ज्यादा पावर जो रहेगी जुडिशरी, ये किसके हाथ में रहेगी? ये रहेगी हाई कोर्ट के हाथ में। लेकिन अभी हमने बात की कि हर स्टेट में अपनी एक हाई कोर्ट होती है, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, जहां पर हम बात करें कुछ ऐसी कोर्ट्स, ठीक है, कुछ ऐसी कोर्ट्स हैं जिनके अंडर में दो या दो से ज्यादा स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज आती हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं मुंबई हाई कोर्ट। मुंबई हाई कोर्ट जो है इसके अंडर में हम देखें तो महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, ठीक है, इसके अलावा दादरा नगर हवेली, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, तो ये आते हैं। बात कर सकते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट,
यहाँ पर आसाम, नागालैंड, मिजोरम, ठीक है। तो ये कोर्ट्स जो गुवाहाटी कोर्ट है उसके अंडर में ये स्टेट्स भी आते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि कुछ हाई कोर्ट जो होती हैं, ठीक है, उनके अंडर में 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स आते हैं जिनका ज्यूरिडिक्शन जो है, जिनकी जुडिशरी जो है वो ये देखती हैं। चलिए बात करते हैं कंपोजिशन की। कंपोजिशन देखें तो हाईएस्ट लेवल किसका होता है हाई कोर्ट में? हाई कोर्ट में हाईएस्ट लेवल होता है चीफ जस्टिस का, जैसा कि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा था, हाईएस्ट लेवल चीफ जस्टिस का होता है। इसके अलावा अदर जजेस भी होते हैं, ठीक है। हाईएस्ट लेवल तो हमने इनको दे दिया। अब जो हाई कोर्ट होती है वहां पर और भी बहुत सारे जजेस होते हैं। किस हाई कोर्ट में कितने जज होंगे ये भी मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि कोई नंबर जो है वो फिक्स है, हर स्टेट में उतने ही जजेस होंगे। ये क्या कौन तय करता है? ये तय करते हैं हमारी प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो तय करते हैं किस स्टेट में कितने जजेस होंगे। और ये डिपेंड करता है किस पे? ये डिपेंड करता है उस स्टेट के साइज पे। भाई अगर स्टेट का साइज छोटा है, पॉपुलेशन कम है, तो फिर ज़्यादा जजेस जो होंगे उनका क्या काम। और जहाँ पर क्या है, स्टेट बड़ा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पर ज़्यादा जजेस चाहिए होंगे। भाई रोज कुछ ना कुछ केसेस जो हैं वो आते रहेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, लोड ज़्यादा है तो जजेस भी ज़्यादा रखने होंगे। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए जजेस किस कोर्ट में है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जजेस हैं। अब ये चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं या जजेस होते हैं, इनको अपॉइंट करने का काम किसका होता है? ठीक है, तो इनको भी अपॉइंट करता है कौन? प्रेसिडेंट करते हैं। जैसा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस एंड जजेस हैं उनको अपॉइंट करने का काम होता है प्रेसिडेंट का। यहाँ भी होता है। वहाँ पर प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उनसे एडवाइस लेते हैं। यहाँ पर जो राज्यपाल होते हैं यानी कि गवर्नर होते हैं, साथ ही साथ CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, इन दोनों से एडवाइस लेने के बाद जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो इनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। इनसे कंसल्टेशन के बाद अपॉइंट किया जाता है। चलिए बात करते हैं हाई कोर्ट के जजेस के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, कौन से लोग जो हैं वो जज बनने की योग्यता रखते हैं। सबसे पहला कि मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो उनको सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। दूसरा कि उन्होंने किसी भी जुडिशियल ऑफिस में, कौन से, इंडिया के किसी भी जुडिशियल ऑफिस में एटलीस्ट 10 ईयर्स तक काम किया हो, या फिर किसी भी हाई कोर्ट में एटलीस्ट 10 ईयर्स तक एज अ एडवोकेट काम किया हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये जो हाई कोर्ट रहे जहां पर उन्होंने 10 ईयर्स तक काम किया हो कम से कम, तो ये कोई एक ही हाई कोर्ट हो, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकती है, बट लगातार उनका जो काम होना चाहिए एज एडवोकेट वो एटलीस्ट 10 ईयर्स होना चाहिए। अब हम आते हैं एज क्राइटेरिया देखते हैं कि कितने सालों तक ये अपनी सेवाएं जारी रख सकते हैं। तो 62 ईयर्स तक ये काम कर सकते हैं। इससे पहले क्या इनको हटाया जा सकता है? हाँ, हटाया जा सकता है। कब हटाया जा सकता है? जैसा कि हम लोगों ने देखा था किसमें, जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस थे उनकी क्वालिफिकेशन देख रहे थे, यानी कि कब, या तो उन्होंने खुद से रिजाइन कर दिया, ठीक है, तब उससे पहले हट सकते, या फिर प्रेसिडेंट जो है उनके द्वारा इन पे महाभियोग जो है वो चलाया जाए, इन्हें इम्पीच किया जाए। अब ये इम्पीच जो है करना, ठीक है, या तो इन्होंने मिसबिहेवियर किया हो कुछ ऐसा उस कंडीशन में, और इस पे भी क्या है, बाकायदा जो है सुनवाई चलती है, ठीक है। इसके अलावा इनके लिए क्या होता है, लोकसभा या फिर हमारी जो राज्यसभा है वहां पर बाकायदा मेजॉरिटी लेनी पड़ती है। 2/3 मेजॉरिटी अगर कहेगी कि हाँ इनको हटाया जाए, ठीक है, तभी इनको प्रेसिडेंट जो है वो हटा सकता है, ठीक है। लेकिन जरूरी है 2/3 मेजॉरिटी जो है लोकसभा या फिर राज्यसभा में मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन है क्वालिफिकेशन किसके लिए, कि इस जजेस बनने के लिए, और उन्हें रिमूव किया जा सकता है या उनकी सेवाएं कब तक है वो हमने यहाँ पर देखा। चलिए बात करते हैं पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की पावर के बारे में समझेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पहले वहां पर ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन फिर अपीलेट ज्यूरिडिक्शन इनके बारे में देखा था, ऐसा ही यहाँ पर भी हम लोग इसको 1 by 1 करके समझेंगे। देखिए हम लोग अगर एक दूसरे से रिलेट करके समझेंगे तो वो चीजें जो है वो माइंड में हमेशा रहेंगी कि वहां पर क्या था, क्योंकि वो अपर कोर्ट थी, ये उससे लोअर कोर्ट है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है। तो जब कंपेयर करके एक दूसरे से रिलेट करके समझेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए बातें हैं पावर पर।
ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि हाई कोर्ट जो है, ठीक है, उसकी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की बात करें कि क्या डायरेक्ट कोई जो है वो हाई कोर्ट में अपनी अपील कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। किस कंडीशन में? जब किसी के फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनका हनन होता है, उनका वायलेशन होता है, तो ऐसे केसेस जो है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट जाते हैं। या फिर हम बात करते हैं जैसे इलेक्शन पिटीशन हो गई। इलेक्शन के समय अक्सर होता है कि विवाद होते हैं पार्टीज के बीच में लोगों को लेके, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ऐसे केस जो है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, जो इलेक्शन से रिलेटेड विवाद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एपीलेट ज्यूरिडिक्शन। अगर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पर उन्होंने कोई जजमेंट दिया, जिस पार्टी के लिए भी था उसको लगा कि भाई ये जजमेंट जो है वो सही नहीं है, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं उस जजमेंट से, तो वो क्या करता है, वो जाता है कहाँ पर? हाई कोर्ट जाता है, ठीक है। वो अपील करता है किसके लिए? हाई कोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये पावर उसके पास होती है कि वहां से जो केस आया उसके डिसीजन को वो चेंज कर सकती है। कौन? हाई कोर्ट, ठीक है। कि जो भी मामले आए उसको वो रिव्यू भी कर सकती है, उसको चेंज भी कर सकती है, और साथ ही साथ क्या होता है, उसके पास ये भी पावर होती है कि अगर उसको लगता है कि ये मामला जो है हम दूसरी कोर्ट में भेज दें, तो ये भी पावर होती है कि उस मैटर को दूसरी कोर्ट में भेज दिया जाता है, उस केस को दूसरी कोर्ट में भेज दिया जाता है। इसके अलावा जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं वो हाई कोर्ट क्या करती है, उसे कंट्रोल और सुपरवाइज भी करती है। हाई कोर्ट उसको कंट्रोल और सुपरवाइज करने का काम भी करती है, यानी उसको निर्देश देना, अगर वो अपने कंट्रोल से बाहर जा रहा है तो उसको कंट्रोल भी वो करती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि भाई जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के द्वारा, यानी कि निचली अदालतों के द्वारा कुछ ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं जो उनके अंडर में उससे बाहर जाकर काम कर रहे हैं, अपने जो अधिकार क्षेत्र हैं उससे बियॉन्ड जाकर काम कर रहे हैं, तो ऐसे में फिर वो क्या कर सकते हैं, उन पे रोक भी लगा सकते हैं, रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हाई कोर्ट होती हैं उनका एक काम ये भी होता है कि रिकॉर्ड्स जो है उनको मेंटेन रखना। अब ये रिकॉर्ड्स क्यों मेंटेन होते हैं? सेम वही रीजन जैसा कि अभी हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के लिए देखा था कि कुछ इससे रिलेटेड अगर मैटर है तो उसके लिए इस केस का रेफरेंस लिया जा सके। जो रिकॉर्ड्स हैं इसी तरीके का अगर कोई और आता है या कोई और केस उस तरह का आता है या उससे रिलेटेड है तो फिर यहाँ से रेफरेंस लिया जा सकता है। हाई कोर्ट भी ले सकता है, साथ ही साथ जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उससे निचली अदालतें वो भी ले सकती हैं। अब बात करते हैं हम लोग रिट्स की। तो रिट्स क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया है, ये पावर दिया है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, अब उसको किसी भी तरीके की कोई चीज़ है उसको किस तरीके से इन्फोर्स करना है, किस तरीके से आगे लाना है, किस तरीके से लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो है वो इसके लिए लिखित में ऑर्डर या डायरेक्शन जो है वो जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके पास ये पावर है, ठीक है। रेट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, अब मान लीजिए कोई भी नियम कानून जो बन रहे हैं उसको किस तरीके से आगे इन्फोर्स करना है, तो इसके लिए क्या है, बस बोल दिया इस तरीके से काम तो होगा नहीं, उसको लिखित में देना होता है। और ये राइट्स किसके पास, ये पावर किसके पास होती है? ये होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, कि वो कोई भी चीज़ जो है वो कैसे लागू करना है इसके लिए लिखित में डायरेक्शन देती है, ठीक है। अब मान लीजिए कहीं पर कोई फंडामेंटल राइट्स जो है उनका वायलेशन हो रहा है, ठीक है, तो जो भी फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है वो कोई भी बॉडी हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी ग्रुप हो, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा राइट होता है कि वो उसके खिलाफ रिट जारी कर सकती है, उस पर्सन के खिलाफ या फिर उस बॉडी के खिलाफ वो रिट जारी कर सकती है, ठीक है। रिट यानी कि आपका रिटन कमांड या लीगल डॉक्यूमेंट का एक रूप है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कहीं पर आप देखते हैं, आपने टीवी सीरियल्स या फिर मूवी ऐसी जगह देखी है, तो वहां पर क्या होता है कि पुलिस जब किसी को क्या अरेस्ट करने जाती है तो क्या करती है, लिखित में वारंट जो है वो लेकर जाती है, ठीक है। जहां पर नहीं लेके जाते हैं तो कहा जाता है भाई आपके पास वारंट नहीं है तो इसलिए हम लोग नहीं आपकी बात सुनेंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि जब कोई चीज लिखित में जाती है तो उसकी पावर, रिटन में जाती है तो उसकी पावर जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये राइट है कि जो फंडामेंटल राइट्स है किस तरीके से इन्फोर्स करना है, तो उसके लिए वो डायरेक्शन और ऑर्डर जो है वो रिटन में दे सकते हैं, ठीक है। वो चाहे कोई भी हो, कहीं भी कोई वायलेशन कर रहा है तो इस तरीके से वारंट जो है वो लिखित में
डायरेक्शन जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ द रिट्स, कुछ रिट्स जो है वो हम लोग यहाँ, बहुत सारी रिट्स हैं जिनमें से कुछ के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। एक हो गया हेबियस कॉर्पस, ठीक है, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियररी, क्यू वारंटो एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन 5 रिट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका हेबियस कॉर्पस, ठीक है। हेबियस कॉर्पस ये रिट जारी होती है तब जब कोई पर्सन, कोई ग्रुप क्या करता है, किसी पर्सन को बंदी बना लेता है, या इसमें पुलिस भी आती है कि बिना किसी कारण के अगर किसी को बंदी बनाया गया है तो फिर उनके खिलाफ रिट जो है ये जारी हो जाती है कि भाई आपको कारण बताना पड़ेगा कि आपने इस पर्सन, इस ग्रुप को किस लिए इसको अरेस्ट किया है, इसको किस लिए बंदी बनाया है। वो चाहे पुलिस ने बनाया हो, चाहे किसी ग्रुप ने बनाया हो, या पर्टिकुलर किसी पर्सन ने बनाया हो, ठीक है। हर किसी के खिलाफ इस तरीके की रिट जो है वो जारी हो सकती है, उसको कहा जाता है हेबियस कॉर्पस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैंडेमस, ठीक है। मैंडेमस क्या है, ये रिट कब जारी होती है, जब कोई, कह सकते हैं कोई ऑफिशियल है, ठीक है, वो जो उसकी ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी को सही तरीके से नहीं कर रहा है। भाई उसके अंडर में जो जो काम आ रहा है वो उस काम को नहीं कर रहा, अपनी ड्यूटी को सही तरीके से नहीं निभा रहा है, तो ऐसे में ये रिट जो है वो जारी हो जाती है कि भाई आप कारण बताइए कि आपकी ड्यूटी जो है, जो आपके राइट अधिकार हैं, या फिर कह सकते हैं जो आपकी ड्यूटी है, जितने आपको काम करने हैं, आप वो क्यों नहीं कर रहे हैं, तब ये रिट जारी होती है, ठीक है। फिर आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन जो है ये क्या, कौन सी रिट है, देखिए कुछ ऐसे केसेस जो होते हैं जो लोअर कोर्ट में मान लीजिए पहुंच गए फिर, ठीक है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भाई ये जो केस है वो हमारे अंडर में आना चाहिए, या वो केस जो है, ठीक है, जो गया लोअर कोर्ट में गया, वो क्या है कि वहां पे जो भी फैसला दिया जा रहा है, जो भी सुनवाई हो रही है, तो वो अपने बियॉन्ड से, जो उनकी पावर है उससे ऊपर जाकर वो काम हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को पूरा राइट होता है कि वो ये रिट जारी करे कि इस केस पर तुरंत रोक लगाई जाए और वो अपने हाथ में इस केस को ले ले, ठीक है। इसको कहते हैं प्रोहिबिशन रिट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सर्टियररी, ठीक है। सर्टियररी जो है ये कब जारी होती है, जब क्या होता है कि कोई केस चल रहा है, ठीक है, कोई केस चल रहा है, वहां पर ऐसा लगता है कि भाई ये जो केस चल रहा है ये बहुत ज़रूरी है, नेशनल इंपॉर्टेंस का एक तरीके से कह लीजिए केस है, ठीक है, बट वो क्या है, निचली अदालतों में चल रहा है, निचली कोर्ट्स में चल रहा है, ठीक है, हाई कोर्ट में चल रहा है या लोअर कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, बट ये जाना कहाँ चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती है कि भाई ये केस जो है आपके यहाँ चल रहा है, ठीक है, चलने देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी डे टू डे, डेली का जो भी इंफॉर्मेशन होगा, डेली का जो रिकॉर्ड होगा वो हमारे पास पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो ये सर्टियररी रिट जो है वो तब जारी होती है कि भाई वो जो केस, जहां पर भी ये केस चल रहा है वहां से डेली इंफॉर्मेशन जो है, डेली रिकॉर्ड जो है वो इनके पास आते रहे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्यू वारंटो, ठीक है। क्यू वारंटो ये रिट कौन सी है, जब क्या होता है, कोई पर्सन, कोई ऑफिशियल, ठीक है, क्या होता है, किसी पोस्ट को या फिर कह सकते हैं किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे जब कोई अपना अधिकार, उसे कोई कब्जा कर लेता है, किसी पोस्ट को या फिर किसी ऑफिस को अगर कोई कब्जा कर लेता है, तो ऐसे में ये रिट जो है वो जारी होती है कि भाई आपके ये राइट्स नहीं है, फिर आपने इस पे कब्जा क्यों किया है, ठीक है, चाहे वो पोस्ट है और चाहे हम बात कर रहे हैं कि कोई ऑफिस है या कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तब ये रिट जो है वो जारी होती है, ठीक है। तो ये हो गए रिट्स के बारे में। अब इसके आगे आपके में है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में, मतलब आपके में नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा बुक में दिया हुआ है बट ये आपके कोर्स में नहीं है। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है, हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होती हैं 3 पार्ट्स इसके होते हैं। फर्स्ट है इसका सिविल कोर्ट, सेकेंड क्रिमिनल कोर्ट एंड थर्ड है रेवेन्यू कोर्ट। सिविल कोर्ट में सिविलियन मामले आते हैं, जैसे कि बात कर सकते हैं हम डाइवोर्स के हो गए, शादी ब्याह के मामले हो गए, इस तरीके के मैटर्स आते हैं। फिर आता है क्रिमिनल कोर्ट, नाम से समझ में आ रहा है क्रिमिनल वाले मैटर्स यहाँ पर आते हैं, जैसे चोरी हो गई, मर्डर हो गया, रेप हो गया, इस तरीके के केसेस जो है वो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेवेन्यू से रिलेटेड जो मैटर होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। इसके बाद आपके में पंचायत के बारे में, मतलब आपके में नहीं है, उस पर स्टार लगा हुआ है, ठीक है, कि वो आपके में है नहीं, बट उसके बारे में पंचायत क्या है, जो छोटे लेवल पे, जैसे हम लोग देखते हैं गाँव में पंचायत होती हैं, ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़ी पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है, अगर किसी पे फाइन लगता है तो वो 100 रुपीज़ से ज़्यादा फाइन नहीं लग सकता, और आपस में मामले को सुलझाने की कोशिश की जाती है। अगर नहीं सुलझता है तो वो ऊपर की कोर्ट पर जा सकते हैं, आगे की कोर्ट में वो जा सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपके में है कौन सा, लीगल एड है, ठीक है।
तो लीगल एड की अगर हम लोग बात करें, नहीं, इसके अलावा लोक अदालत है आपके में, है ना, इसके अलावा लोक अदालत है। यहाँ पर जो भी मामले होते हैं तुरंत उनकी सुनवाई की जाती है, इसमें बहुत खर्चा नहीं लगता, बहुत टाइम नहीं लगता, तुरंत ही जैसे आपने अर्जी दी अपनी, ठीक है, उसके बाद एक डेट पे बुलाया जाएगा, उसी समय उसका तुरंत ही निर्णय हो जाएगा, ठीक है। 1985 से इसको स्टार्ट किया गया था, दिल्ली में इसका सेंटर है, ठीक है। तो ये हो गई लोक अदालत। इसके बाद है लीगल एड। लीगल एड जो पुअर सेक्शन है या फिर बैकवर्ड सेक्शन है, तो उनको क्या है, लीगल जो है वो अवेलेबल कराना, क्या है, जो पुअर सेक्शन या फिर कह सकते हैं जो बैकवर्ड सेक्शन है, ठीक है, उनको जैसे भाई कोई उनका ऐसा है कि भाई उनको जरूरत है कि कोई उनकी तरफ से जो है केस लड़े, बट उनके पास फैसिलिटी नहीं, उनके पास पैसे नहीं है, तो ऐसे में गवर्नमेंट उनको ये चीजें फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल कराती है। ये है लीगल, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल कंप्लीट होता है आपका चैप्टर। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।